नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं क्लियर आरपीएससी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट से। जो सेकंड पार्ट हमारा होगा वो क्या होगा, सिटीजनशिप का होगा। उससे पहले हम अपनी क्लास के अंदर किसकी बात कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट की बात कर चुके हैं, और जो कौन सा था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र था। देखिए दोस्तों, मैं कहता हूं कि जब सिविल सर्विसेज की हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये एक पेशेंस का काम होता है और ये एक लंबी जर्नी होती है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारी जितनी क्लासेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस जर्नी में, हम हर एक पार्ट को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे और उसके जो पीवाईक्यू है उसको भी हम क्या करते चलेंगे, सोल्व करते हुए चलेंगे। तो आज हमारी जो नई क्लास आपके सामने आ रही है वो कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने पीडीएफ के अंदर मेंशन कर रखा है। आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप की। अब देखिए, सिटीजनशिप का जो सीधा सा मामला है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर इस टॉपिक को समझना है तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग अपने आप में ही बनानी होगी, यानी कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है वो अब मेरी क्लास से मिल जाएगा। उसके बाद में आप कहीं से भी किसी भी टेक्स्ट बुक के द्वारा या जो रिविलेंट बुक है, चाहे लक्ष्मीकांत हो या फिर अदर बुक हो, उसके द्वारा आप उसको अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हो। और एग्जाम में आने वाले जो प्री में जो क्वेश्चन है, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन हो, उसको आप अच्छे तरीके से क्या कर लोगे, हैंडल कर लोगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास के ऊपर आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सिटीजनशिप यानी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, इसका मैं सीधा सा बता देता हूं कि भारत के अंदर जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, एकल नागरिकता का। वो कौन सा है, एकल नागरिकता का। ठीक है, अब ये एकल नागरिकता है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। एकल नागरिकता का अर्थ है कि भारत का जो निर्माण हुआ है, जिससे भारत बना, यानी कि भारत है वो क्या है, राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। तो सीधा सा अर्थ यहाँ पे क्या है, स्टेट का, यहाँ पे राज्यों का अलग से कोई वर्चस्व नहीं है, यानी कि संपूर्ण भारत की एकता को दिखाता है। यानी कि यहाँ पे अलग से स्टेट की यहाँ पे सिटीजनशिप यानी नागरिकता का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं मिलता है, यानी कि संपूर्ण भारत एकता के रूप में हमें प्रदर्शित होता है। और उसी के आधार पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया कि इसी चीज को देखा कि भारत को संपूर्ण एक मानते हुए यहाँ पे कौन सा सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा, नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट था वो कौन सा रखा, एकल नागरिकता का। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे देश के अंदर है वो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब आप देखिए, इसमें मैं आपको सीधा से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, तो मेरे जो डॉक्यूमेंट होंगे गवर्नमेंट के इश्यू किए हुए डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैं आधार कार्ड, तो आधार कार्ड के ऊपर ऐसे तो लिखा हुआ नहीं होगा कि मेरी जो नागरिकता है वो राजस्थान की है। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, इंडिया से संबंधित होगा। यानी कि जो आधार कार्ड है वो क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, सरकार उसको इश्यू करती है। ठीक है, पूरे भारत के लेवल पे इश्यू करती है। जैसे पैन कार्ड हो गया, तो उनके ऊपर अलग से मेरे स्टेट की कोई नागरिकता का कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिखाई देगा। उसके ऊपर क्या दिखाई देगा, यानी कि इंडिया का ट्रेडमार्क उसके ऊपर क्या दिखाई देगा। यानी सीधी सी बात है कि यहाँ पे स्टेट की कोई ड्यूअल सिटीजनशिप की बात नहीं करता है। हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, किसका, एकल नागरिकता का। अब देखिए, ये जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, इस पार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमने जो पार्ट फर्स्ट था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसमें हमने कितने आर्टिकल देखे थे, 1 से लगा करके 4 तक हमने आर्टिकल देख लिए थे। अब हमारी क्लास के अंदर जब हम सिटीजनशिप को पढ़ रहे हैं तो हम कितने आर्टिकलों को देखेंगे, तो आर्टिकल 5 से लगा करके 11 तक देखेंगे। यानी कि इस पार्ट के अंदर टोटल आर्टिकल हमें कितने पढ़ने हैं, 7। आशा करता हूं यहां तक क्लास समझ में आ रही होगी। अब देखिए, जब ये एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने किससे लिया। क्योंकि देखिए, जब हमारे संविधान को बनाया जा रहा था, जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने कई संविधानों, कई अन्य देश के जो संविधान थे उनका क्या किया था, अध्ययन किया था। और उसी अध्ययन के क्रम में उन्होंने क्या किया, एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट था, जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट था, वो उन्होंने कहां से लिया, वो लिया यूके से लिया, यूनाइटेड किंगडम से लिया। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म है, संसदीय जो व्यवस्था है, संसदीय कार्य प्रणाली की जो व्यवस्था, वो भी हमने कहां से ली थी, यूके से ली थी। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर कि सबसे बड़ा जब क्वेश्चन आएगा, अगर पीटी में देखा जाए, तो आपको फैक्ट के आधार पर यह पूछ लिया जाए कि नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो संविधान के कौन से पार्ट के अंदर है, तो आप यहाँ पे सीधा सा बता दोगे पार्ट 2 के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कौन से देश से अडॉप्ट किया, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया, तो किससे किया है, तो आपको सीधा सा जवाब दे देना है, क्या, यूके से हमने ये कॉन्सेप्ट क्या किया, अडॉप्ट किया। अब देखिए, इसके अंदर मैंने टोटल आर्टिकल आपको कितने बता दिए, 5 से लगाकर 11 तक की हम बात करेंगे, यानी कि टोटल 7 आर्टिकल की बात करेंगे। अब हम थोड़ी सी
बेसिक क्लास के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कहा गया है कि सिटीजन होता कौन है, यानी कि सबसे पहले तो हमें बेसिक ही तो जानना होगा। अरे भाई, हमें आगे बढ़ने से पहले, हम कहीं जा रहे हैं उससे पहले हमें ये तो देखना होगा कि हमारा बेसिक क्या है। तो यानी कि सिटीजन होता कौन है, यानी कि राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, ये राज्य का अर्थ यहाँ पे किससे लिया जाता है, देश से लिया जाता है। यानी कि पॉलिटी में स्टेट को वो किसका दर्जा दिया जाता है, देश का दिया जाता है। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि देश में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे देश की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा वह अपने देश और संविधान के प्रति पूर्ण क्या रखता है, आस्था रखता है, वो वहां का क्या कहलाएगा, सिटीजन कहलाएगा। सीधी सी भाषा में एक शब्द आपको बता देता हूं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप भारत देश के क्या है, निवासी हैं, और आपकी अपने देश के एकता, अखंडता, संप्रभुता के अंदर क्या है, आस्था है। आप वहां के संविधान को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, यानी कि आप वहां पे निवास भी कर रहे हैं, आप अपने देश में निष्ठा भी रख रहे हैं, और उसके अलावा आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो ये सब किसके इर्द गिर्द आएगा, वो सिटीजनशिप के यानी नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्या होगा, पाया जाएगा। अब देखिए कि नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप जैसे भारत के नागरिक है, ठीक है, किसी भी देश में कोई ना कोई व्यक्ति रहता है, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका में रह रहा है तो वहां के भी नागरिक होंगे, चाहे यूके में रह रहा है तो वहां के भी नागरिक होंगे, चाहे फ्रांस में रह रहा है तो वहां के भी क्या होंगे, नागरिक होंगे। तो उसी स्थिति में क्या है, जैसे हमारा देश क्या है, भारत है, और हम उसके क्या है, नागरिक है, और हम किसको फॉलो कर रहे हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, राइट देता है, क्या देता है, अधिकार। और वो किस लिए देता है, क्योंकि हम इस देश के क्या है, सिटीजन है, इसलिए देता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट इसलिए देगा कि हम यहाँ के क्या है, नागरिक है, इसलिए हमें ये अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक देखिए, विदेश यानी फॉरेन के जो लोग हैं उनको ये राइट प्राप्त नहीं होते, ठीक है। देखिए इसमें कितनी मजेदार बात है दोस्तों, कि आप इस देश के क्या है, नागरिक हैं, ऑटोमेटिकली आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको स्वतः ही क्या दे दिए, अधिकार दे दिए। क्यों दे दिए, क्योंकि आप इस देश के क्या है, नागरिक है। लेकिन अगर कोई फॉरेन का व्यक्ति है, उनको ये अधिकार क्या, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं एक अधिकार की बात करूं, आर्टिकल 19 की बात करता हूं, ठीक है, आर्टिकल 19 की बात करता हूं, तो ये अधिकार किसी फॉरेनर व्यक्ति को नहीं है। ये किसको होगा, ये सिर्फ जो इंडिया के सिटीजन है उन्हीं को ही मिलेगा। आर्टिकल 15 की मैं बात कर लेता हूं, आर्टिकल 16 की मैं बात कर लेता हूं, तो ये जो सब राइट है ये किसी फॉरेनर व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। ये किसे होंगे, ये सिर्फ इंडिया के सिटीजन को होंगे। वो क्यों होंगे, क्योंकि वो उस देश के क्या है, नागरिक है। इसीलिए नागरिक होने के नाते कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें क्या दे रहा है, राइट दे रहा है। आशा करता हूं कि आपको यहां तक ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए हम आगे जैसे अपनी क्लास को बढ़ा रहे हैं, तो सेकंड टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं, वो है नागरिकता संबंधी प्रावधान। सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं उनको हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट की बात हम कर लेते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। और आरएस में तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आरपीएससी ने अपने पिछले 2 या 3 साल के अंदर जो ट्रेंड है वो किसका फॉलो कर लिया है, जो ट्रेंड किसका फॉलो कर लिया है, यूपीएससी का कर लिया है। और उसी यूपीएससी को अगर हम देखेंगे, उसके सिलेबस को देखेंगे, तो वहां पे फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों का क्या चलता है, मेल चलता है। तो हमें यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर फैक्ट को भी जानना है और उसके अलावा किसको, कॉन्सेप्ट को भी देखना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 पार्ट 2 में नागरिकता शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 में यह बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, आर्टिकल 5 से लगाकर के 8 तक ये जो आर्टिकल है, जब हम इनको पढ़ेंगे तब हम कौन से ईयर की बात करेंगे, 1950 की, जब भारत का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। ये आर्टिकल 5 से 8 आज के समय में रिलेवेंट नहीं है, ये उस समय में है जब भारत क्या संविधान लागू हुआ था। इसमें यही बात वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। अब आपको ये अच्छे से पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और उसी दौरान क्या, पहले भारत अखंड हुआ करता था, धर्म के आधार पर डिवाइड हो गया, यानी 2 देश बने, एक भारत बना, एक पाकिस्तान बना। अब डिवाइड हो गए हैं, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, अब उनको किस प्रकार से यह माना जाए कि वो भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे, तो उसी की बात यहां पे की गई है। तो उस समय क्या, जो नागरिक थे, जो भारत के अंदर रह रहे थे, अब एक देश तो बन चुका है भारत, अब ऐसे कौन से नियम हो, कौन सा ऐसा रूल बनाया जाए जिससे यह पता लगे कि ये भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे, ठीक है।
अब देखिए आर्टिकल 5 से लगाकर 8 तक नागरिकों के 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। देखिए जब हम आर्टिकल 5 को पढ़ेंगे, 6 को पढ़ेंगे, 7 को पढ़ेंगे और 8 को पढ़ेंगे तो उसमें क्या हमें 4 क्लासेज मिलेंगी। 4 क्लास में इनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया, जिससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से किसी नागरिक को हम ये समझ सकते हैं कि वो भारत का है या नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा आर्टिकल जो 9 है उसमें क्या प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 9 ये सीधा सा है, सरल सा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए मैं भारत का हूं और कुछ समय बाद में मैंने क्या किया, मैं शिफ्ट हो गया कहां पे, यूके में। मान लीजिए मैं लंदन में जाके क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो मैंने वहां पे क्या किया, 5-6 साल रहा, उसके बाद में मैंने वहां की सिटीजनशिप के लिए क्या अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, देखिए हर एक देश में, हर एक देश की क्या होती है, एम्बेसी होती है। जैसे ही मैंने यूके की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया तो उन लोगों ने वो रिपोर्ट कहां पे भेजी, इंडियन एम्बेसी में भेज दी कि भैया ये ऐसा ऐसा नागरिक है आपका और ये हमारे यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहता है। जैसे ही मैंने क्या किया, यूके की जो सिटीजनशिप थी उसको एक्सेप्ट किया कि मैं वहां का नागरिक हो गया, तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, भारत की जो नागरिकता है वो मेरी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, ये मान लीजिए ये व्यक्ति ए है, ठीक है, ये क्या कर लेता है, ये किसी विदेशी राज्य यानी कि किसी फॉरेन देश की, किसी फॉरेन स्टेट की क्या कर लेता है, सिटीजनशिप स्वीकार एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो उसके बाद से क्या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब इसके अंदर एक मैं एग्जांपल दे देता हूं। बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार हैं अक्षय कुमार, उन्होंने क्या किया था, शायद उन्होंने पॉलिटी पढ़ नहीं रखी थी। ठीक है, वो जब कनाडा थे तो उन्होंने क्या किया था कि कनाडा की सिटीजनशिप के लिए कुछ अप्लाई कर दिया था, तो वहां पे उनकी एक्सेप्ट हो गई थी। जैसे ही वो एक्सेप्ट हुई तो यहाँ पे इंडिया की जो उनकी सदस्यता, जो नागरिकता थी वो क्या हो गई, वो खारिज हो गई थी। बाद में उनको पता चला, शायद पॉलिटी पढ़े होंगे कि भैया ऐसा भी मामला होता है, तो उसके बाद में उन्होंने ये सब वहां की वापस कनाडा की नागरिकता छोड़ी और इंडिया की नागरिकता को लिया। तो इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि किसी विदेशी राज्य यानी फॉरेन किसी भी कंट्री की अगर आपने सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है तो आपकी भारत की नागरिकता हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे कौन सी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता का। क्यों है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा देश है, या इतनी यहाँ पे डाइवर्सिटी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या राज्यों से मिलकर के क्या बना है, संघ बना है। तो यहाँ पे क्या, अगर एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक यूनिटी बनी रहेगी। अगर मान लीजिए स्टेट की भी नागरिकता, सिटीजनशिप को हम लागू कर देते हैं तो उसमें क्या होता, फिर आपस में टकराव होता, सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या होता, टकराव होता। इसीलिए क्या हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट रखा गया, देश की एकता अखंडता को, ठीक है, जिसमें देश की क्या यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमारा यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट लाया गया, एकल नागरिकता का लाया गया। अब देखिए आर्टिकल यहाँ पे 10 और 11 में जो पार्लियामेंट है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया कि ये जो पार्लियामेंट है, संसद है, ये नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है। यानी कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाने की जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी कानून बनाया जाएगा, वो कौन बनाएगा भारत के अंदर, तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट उसका काम करेगी। यानी कि विधि बनाने का, सिटीजनशिप के लिए जो भी कानून बनाएगी, जो भी लॉज, जो भी विधि बनाएगा, वो कौन बनाएगी, हमारे यहाँ पे कौन बनाएगी, तो वो कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ फैक्ट की जानकारी ले लिए। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, उसके अलावा अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी बोलते हैं, ठीक है, और महाधिवक्ता, ठीक है, ये सब जो होंगे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पद है, ठीक है, जो संवैधानिक पद है, उनके ऊपर कौन बैठ सकता है, सिर्फ कौन बैठ सकता है, भारत का नागरिक। सिर्फ कौन बैठ सकता है, भारत का नागरिक। देखिए ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि देखिए बाहर का अगर कोई व्यक्ति बैठ जाएगा तो वो किस हिसाब से क्या करेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। मान लीजिए अभी ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट, अमेरिका का जो अभी प्रेसिडेंट है, हिला हुआ आदमी है, वो मान लीजिए फोन कर दे मोदी जी को कि मोदी जी मैं किसी व्यक्ति को भेज रहा हूं और आप एक काम करिए, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे, तो आदमी क्या किस तरीके से डिसीजन लेगा, आप लोग समझ रहे होंगे। ये एक मजाक का किस्सा है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले लोग थे उनकी दूरदर्शिता कितनी अच्छी थी कि उन्होंने इसमें यही मेंशन किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद होंगे, जो संवैधानिक पद होंगे, जैसे कि
राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, राज्यपाल का हो गया, उसके अलावा जो हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं, उसके अलावा महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है, ये जितने भी संवैधानिक पद हैं उसके ऊपर कौन रहेगा? भारत का नागरिक होगा, वही इनके पद के ऊपर क्या हो सकता है? आसीन हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर का और उसने भारत की नागरिकता ले ली है, तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, तो मानने के बाद वो इस पद पे बैठ सकता है। ऐसा नहीं कि सीधा ही कोई फॉरेन का व्यक्ति है वो आकर के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर बैठ सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक ये सब चीजें क्या समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहां पे एक और चीज देखिए, पार्लियामेंट के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं वो भी क्या होंगे? कौन होंगे? वो भी सिर्फ भारत के नागरिक ही होंगे। ये चीज आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। यानी कि जो पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर बनेंगे वो भी कौन बनेंगे? भारत के नागरिक ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है जो बाहर से आकर के, कोई फॉरेन का व्यक्ति है वो आकर के क्या बन जाएगा? इनका मेंबर बन जाएगा। ये बिल्कुल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर की मैं बात कर रहा हूं, जैसे हमारे यहाँ पे विधानसभा है, विधान परिषद होता है, जहां कहीं भी होगा, उनके भी जो मेंबर बनेंगे वो भी कौन बनेंगे? वो भारतीय नागरिक ही बनेंगे। अलग व्यक्ति इसका मेंबर, अलग कंट्री का व्यक्ति इसका मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। आशा कर रहा हूं कि आपको ये सब चीजें। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम संवैधानिक प्रावधान पे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए आर्टिकल 5 से अनुच्छेद 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों के विशेष वर्ग निर्धारित किए गए। मैंने पहले ही बताया था आपको कि आर्टिकल 5 से लगा करके 8 तक 4 क्लास डिवाइड की गई है कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होगा, उसके बारे में 4 क्लासों में बताया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास को हम पढ़ते हैं, यानी कि पहले वर्ग को हम पढ़ते हैं। तो हम पहले वर्ग को जब पढ़ते हैं तो पहला कौन सा होगा? सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, यानी अधिवास द्वारा नागरिकता। ये अधिवास द्वारा नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ यानी कि कब की बात कर रहा है? 1950 की बात कर रहा हूं। और मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि जब आर्टिकल 5 से लगा के 8 की मैं बात करूंगा तो उसके अंदर किसकी बात होगी? 1950 वाले ईयर की बात होगी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो आर्टिकल 5 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता हो, यानी कि संविधान का प्रारंभ कब हुआ था? ये देख लीजिए, ये कब हुआ था? 1950 के अंदर। अगर कोई व्यक्ति 1950 के अंदर भारत में अधिवास कर रहा है तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। यदि निम्न शर्तों में से ये भारत का नागरिक तो होगा, लेकिन इसके अलावा भी कम से कम एक शर्त वो पूरी करता हो। अब हमें ये एक जो भी शर्त है वो भी हम इसको अच्छे से देख लेते हैं, ये शर्त कौन सी होगी। अब देखिए ये जो शर्त है इनमें से कौन कौन सी शर्तें हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पहला तो है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा। देखिए 1950 के अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं और आर्टिकल 5 क्या कह रहा है कि नागरिक किसको माना जाएगा? तो नागरिक, भारत के अंदर नागरिक किसको माना जाएगा? तो प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय में, प्रारंभ कब? 1950 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय क्या भारत में वह रह रहा हो, ठीक है। इसके अलावा वो निम्न शर्तों में से कम एक पूरी कर रहा हो। यानी पहला तो वो है कि 1950 से वो क्या भारत में रह रहा हो। दूसरी बात क्या है, या तो 1950 से रह रहा हो या 1950 से पहले रह रहा हो, यानी कि मान लो 1947 में रह रहा हो, 43 में रह रहा हो, 42 में, यानी उससे पहले वो निवास कर रहा हो। ये बात तो होगी। इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं जिसमें से कम वो एक शर्त पूरी करता हो। क्या? वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा, यानी कि वो भारत में ही जन्मा, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां पे आप उनको जानते भी हैं और भारत के उनको लोहे पुरुष भी कहा जाता है, सरदार पटेल साहब की मैं बात कर लेता हूं। अब देखिए ये सरदार पटेल जो साहब थे ये 1950 के समय भी भारत में रह रहे थे और इनका जन्म भी कहां हुआ था? भारत के राज्य क्षेत्र में ही हुआ, ठीक है। अब हमारी दूसरी शर्त क्या है? उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक है। अब देखिए सरदार पटेल थे, 1950 के समय भारत में रह भी रहे थे, इनका जन्म भी भारत में हुआ और उनके माता पिता हैं वो भी कहां रह रहे थे? भारत में ही रह रहे थे। इनके माता पिता भी यहीं रह रहे होते, इनके दादा भी यहीं रह रहे होंगे और उनके पिता भी यहीं रह रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरी शर्त क्या है? वह संविधान लागू होने से पहले, यानी कि जब हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, यानी कि संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर निवास कर रहा हूं। यानी कि 1950, 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था
उससे कम से कम 5 साल पहले तक वो यहाँ पे क्या कर रहे हो, निवास कर रहे हो। तो सीधी सी बात है कि अब ये 3 शर्तें हैं, जैसे पटेल साहब पूरी कर रहे थे तो वो क्या हो गए, भारत के क्या हो गए, नागरिक हो गए। अब आप ये एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1950 से पहले आपके फादर होंगे, आपके दादाजी होंगे, जो भी होंगे, तो वो क्या 1950 के समय रह भी रहे थे, वो भारत में जन्मे भी हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके माता पिता भी भारत में ही जन्मे हैं। पर संविधान के लागू होने 1950 जो है 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो रहा था, तो फिर उनसे पहले वो 5 वर्ष तक यहां भी रह रहे हैं। तो आशा करता हूं कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल 5 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम अगला जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, आर्टिकल 6। अब देखिए आर्टिकल 6 हमें क्या बताता है कि सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता, यानी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए उनको कैसे नागरिक माना जाए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से माइग्रेशन करके आए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांटा गया। कौन से, एक तो वो जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान 2 देश बने, वो धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया था। तो मान लीजिए जो बेचारे पाकिस्तान में रह रहे थे, अब पाकिस्तान धर्म के आधार पर मुस्लिम देश घोषित हो गया। अब वहां के जो लोग थे उन्होंने क्या, मान लीजिए हिंदुओं के, मान क्या लीजिए हुआ ही था ये सब चीजें, वहां के जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने हिंदुओं के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो वो लोगों को क्या, वहां से तो निकलना ही पड़ा ना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ के जो मुस्लिम थे उन्होंने सोचा कि उनके मन में भी आशंका यही रही होगी कि अगर पाकिस्तान धर्म के आधार पर बन गया है तो क्या पता भारत के अंदर उस समय जब 1947 में संविधान तो बना नहीं था, ठीक है, संविधान तो बनकर के तैयार कब हो रहा था, कब हुआ, 26 जनवरी 1900, मतलब लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो यहाँ के मुस्लिमों को भी लगा कि शायद हिंदू मेजोरिटी हमारे ऊपर क्या कर अटैक कर दे, तो वो अपने बचाव के लिए उन्होंने सोचा होगा कि कहीं भारत भी धर्म के आधार पर हिंदू देश घोषित नहीं हो जाए। तो यहां से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए होंगे। वो पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन वहां पे जाके देखा कि पाकिस्तान में तो और बदतर हालात है। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और उसमें हमने सेकुलर शब्द डाल दिया, धर्मनिरपेक्ष। तो वो लोग क्या चले तो गए थे, लेकिन रहने के बाद उनको पता चला अरे रे ये कंट्री तो रहने लायक पाकिस्तान बिल्कुल है ही नहीं, और वास्तव में नहीं है। आज पाकिस्तान की क्या हालत है, ठीक है। तो वो लोग जो यहां से चले गए थे वो लोग क्या फिर वापस आए, तो उनका ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आर्टिकल 6 में बताया गया कि पाकिस्तान से जो लोग आ गए उनको भारत का नागरिक कैसे माना जाए। और मैं बात कब की कर रहा हूं, 1950 की कर रहा हूं। तो इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट रखेंगे कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए, यानी 1948 से पहले कैसे, मैं बता रहा हूं 48 से पहले, यानी कि मान लो वो 47 में आ गए हो, 46 में आ गए हो। दंगे कब हो गए थे, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था तो उसी समय विभाजन हुआ, उसी समय क्या दंगों के बीच में हुआ था, धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया था। तो वो लोग क्या 47 के आसपास उसी समय क्या भारत में आ गए थे। तो एक तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे, ठीक है, और दूसरा क्या था जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, ठीक है। ये 1948 के बाद मान लीजिए वहां पे कुछ लोग दंगों के वक्त रुक गए होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि पाकिस्तान में हालात सही हो जाएंगे, लेकिन हालात सही नहीं हुए। तो उन्होंने कहा नहीं भैया पाकिस्तान जैसा देश रहने लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। तो वो क्या हुआ 19 जुलाई 1948 के बाद कहां आ गए, भारत आ गए। अब देखिए 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व क्यों है, ये डेट क्यों डाली गई, तो इसी दौरान क्या हुआ था 19 जुलाई 1948 को भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, यानी कि कुछ लोग भारत से भी तो पाकिस्तान गए होंगे और कुछ लोग पाकिस्तान से भी भारत आए होंगे। उसी दौरान क्या हुआ था एक अनुमति पत्र प्रणाली शुरू की गई थी, ठीक है, किन लोगों के लिए जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए और पाकिस्तान गए। याद रखना ये तो पहले ही आ गए थे, 19 जुलाई 1948 वाले तो क्या पहले ही आ गए थे। तो इनके लिए तो अनुमति पत्र, यानी कि यहाँ पे जो अनुमति पत्र की उनको तो आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये जो 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत से पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान से भारत आए, तो उसमें ये 19 जुलाई 1948 की डेट को क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि इसमें क्या स्टार्ट कर दिया गया था, एक अनुमति पत्र की क्या प्रणाली शुरू कर दी गई थी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सिस्टम ऑफ परमिट, यानी कि मान लीजिए कोई पाकिस्तान से भारत स्थायी तौर पे आ रहा है तो वो क्या करेगा पाकिस्तान के यहां से क्या ले लेगा, एक अनुमति ले लेगा, ठीक है।
और वो अनुमति लेकर के कहां आ जाएगा, भारत में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये आ तो गए, ठीक है, अनुमति पत्र लेके आ तो गए, लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा पहले। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आ गए, पाकिस्तान से अनुमति लेके आ गए और यहाँ पे सीधा इंडिया के नागरिक हो गए, नहीं, इनको कम से कम कितना, 6 महीने तक यहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके बाद इनको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद में जैसे ही सरकार एक्सेप्ट उस समय कर लेती थी तो वो भारत के क्या हो गए, नागरिक हो गए। आशा कर रहा हूं आपको आर्टिकल 6 पूरा समझ में आ गया हो।